औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सर्किट्स के कोर्स के अंदर कूलिंग फैन इलेक्ट्रिकल सर्किट के टॉपिक के ऊपर एक टोयोटा कोरोला के कुछ और वेरिएंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 2011-13 के अंदर 3 तरह के डिफरेंट इंजन भी गाड़ियों के अंदर आए हैं, जिनमें 1ZZ FE, 1ZZ FBE और 3ZZ FE। इन इंजन के साथ जो कोरोला में गाड़ियाँ हैं उनमें कुछ इस तरह का सर्किट है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें प्राइमरीली ECM और AC एम्पलीफायर के साथ जो सर्किट को कंट्रोल किया जा रहा है इसको आज हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हुए हैं कि किसी भी सर्किट की वायरिंग डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस वायरिंग डायग्राम के अंदर सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लें और एक इन चीज़ों जो चीज़ें उस सर्किट के अंदर मौजूद हैं उनका अहाता कर लें। बाज़ औक़ात देखने में सर्किट इसी तरह से थोड़े से कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहे होते हैं, चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब भी हम वायरिंग डायग्राम किसी मैन्युफैक्चरर की खोलते हैं तो उसको थोड़ा सा क्लोजली जब हम अहाता करते हैं उसका, तो हमें पता चलता है कि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की भी नहीं हैं। तो अहाता करने में जब हम देखेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर बैटरी से एक फ्यूज़ की मदद से पावर आ रही है, और यहाँ पे इग्निशन जो स्विच है उसका फर्दर फ्यूज़ की मदद से यहाँ पे पावर पहुँच रही है, और यहाँ पे एक फ़ैन रिले मौजूद है। फ़ैन रिले के साथ नंबर 3 रिले के साथ फ़ैन मोटर ऑपरेट हो रही है, और नीचे की तरफ कोई जो और चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे एक फ़ैन रिले नंबर 2 भी अवेलेबल है, और एक फ़ैन रजिस्टर भी यहाँ पे दिखाया गया है, और इस जगह के ऊपर एक जंक्शन कनेक्टर है, और यहाँ पे एक प्रेशर स्विच है जो कि 2 टर्मिनल वाला प्रेशर स्विच है जो कि ग्राउंड को थ्रू करता है प्रेशर। जो AC का प्रेशर स्विच में पता है कि AC के सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है और रेफ्रिजरेंट प्रेशर को मॉनिटर कर रहा होता है, और उसके प्रेशर एक खास लिमिट पे जब बढ़ती है तो वो स्विच बन जाता है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड थ्रू करेगा। जंक्शन कनेक्टर के साथ अगर हम इस तरफ को चले जाएँ तो हमें यहाँ पे यहाँ पे आप देखें तो CNG ECU नज़र आ रहा है। तो CNG ECU को थोड़ा सा हम आगे चलें तो यहाँ पे हमें एक ECM भी नज़र आ रहा है, जिससे एक वायर आपको यहाँ पे निकलती हुई 2 वायर्स जो कि NE- NE+ की वायर्स इधर दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉडल कोरोला के जिनके अंदर CNG भी लगा हुआ है और उसके लिए ECU भी दिया हुआ है, तो उसमें इस तरह की कोई अरेंजमेंट भी अवेलेबल है। तो हम अभी चूँकि डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बगैर CNG की गाड़ी को, तो हम इस वाली सर्किट को सीधा क्रॉस लगा देते हैं ताकि हम इसकी तरफ ज़्यादा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। फिर ECM के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक इंजन कूलेंट टेम्परेचर नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका EFI इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक शील्डेड लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मजीद आगे देखें तो यहाँ पे आपको CKP क्रैंक पोजीशन सेंसर नज़र आ रहा है। तो जनरली जो क्रैंक पोजीशन सेंसर जो 2 वायर सेंसर होता है ये खुद वोल्टेज पैदा करता है और काफ़ी कम वोल्टेजेस होती हैं, तो उसके सिग्नल को बचाने के लिए शील्ड इस्तेमाल की, उसकी वायरों के ऊपर, उसकी दोनों वायरों के ऊपर शील्ड इस्तेमाल, मेटेलिक शील्ड इस्तेमाल की जाती है, और उसके ऊपर इंसुलेशन होती है। तो इसको ब्रेडेड शील्ड भी कहते हैं, और इसका मकसद, और ये ग्राउंड के साथ अटैच होती है, जैसे यहाँ पे सेंसर वायर शील्डिंग ग्राउंड, तो उस शील्डिंग को ग्राउंड किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि जो इंजन में बाकिया वायरिंग चल रही होती है और उसमें कुछ हाई वोल्टेजेस हो रहे हैं, बाज़ औक़ात कुछ सोलेनॉइड्स लगे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है और टूट रही होती है, जिसकी वजह से हवा के ज़रिए, जिसको कह लें कि वो मैग्नेटिक फील्ड का असर के ज़रिए इसका जो सिग्नल है CKP का उस पर असर आ सकता है। तो इसी वायरिंग डायग्राम से हमने आज ये चीज़ भी सीख ली कि जो कुछ सेंसिटिव सिग्नल ऐसे होते हैं सेंसर्स के जिनको बाकायदा शील्डिंग की जाती है। अब इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल वायर लगाएंगे, अगर कोई वायर ख़राब हो जाती है तो उसमें फिर ये होगा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इशू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शील्डिंग से इसका जो सिग्नल के जो वोल्टेज निकलते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन होती है कि वो चेंज ना हो जाए, कि ECU तक जाते जाते उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के असर से वो सिग्नल, उसकी जो रीडिंग है या वैल्यू है यहाँ पहुँचते हुए चेंज, जब वो चेंज होगी तो ECU उस पर इरेटिकली बिहेव कर सकता है, गलत बिहेव कर सकता है। तो इस वजह से ये शील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब भी आपने ये वायरिंग इसकी चेंज करनी हो किसी भी वजह से, तो शील्डिंग का होना और शील्डिंग का ग्राउंड होना ये बहुत ज़रूरी है। फिर ECM के साथ अगर आप इस तरफ लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे AC एम्पलीफायर असम्बली नज़र आ रही है यहाँ पे, और AC एम्पलीफायर असम्बली की इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी AC एम्पलीफायर असम्बली लिखी हुई है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे कुछ वायरिंग और यहाँ पे स्टार्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो भी विजिबल नहीं है, यहाँ पे स्टार 1 है,
तो और उसका कई दफ़ा डायग्राम में मैंने बताया है कि डायग्राम के अंदर ये चीज़ें वाजे कर दी जाती हैं कि ऑटोमेटिक एसी वाली सिस्टम में, मैनुअल एसी के सिस्टम में स्टार 2 जो वायरें हैं, या 1ZZFE विद CNG में स्टार 3। तो इसका मतलब ये है कि ख़ास किस्म के वेरिएंट के अंदर ये एम्पलीफायर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको फ़िलहाल डिस्कार्ड करते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि हम इसको जा रहे हैं। वो चीज़ ये है कि जब आप गाड़ी जो एक्चुअल होगी तो उस गाड़ी के हिसाब से फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टार 1 कौन से इंजन के लिए है या कौन सी गाड़ी के लिए, तो उस हिसाब से आप जो दूसरी डायग्राम होगी या दूसरी कोई असम्बली, इसी तरह से 2 ऐसी एम्पलीफायर असम्बली आ रही हैं, तो उनमें से एक को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो इसका जब हमने यहाँ तक किया इस डायग्राम का, तो हमें क्या चीज़ इसके अंदर मिली है, वो ये है कि एक ECM लगा हुआ है, एक AC एम्पलीफायर है। इस ECM के साथ उसने कूलिंग सर्किट के अंदर ECT भी दिखा दिया है और हमें CKP। तो इसका मतलब है ये जो कूलिंग सर्किट है उसका ताल्लुक AC और इंजन टेम्परेचर की वजह से, इंजन टेम्परेचर से भी है। और फिर ये है कि CKP जनरली आपको गाड़ी जो इंजन की रोटेशन है उसका बताता है कि गाड़ी किस स्पीड पे है या इंजन किस स्पीड के ऊपर चल रहा है, तो उसके हिसाब से कोई एडजस्टमेंट होंगी उसके एल्गोरिथम के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने CKP को भी लाजमी दिखाया कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके फैन कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी किसी न किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और उसको मजीद डिटेल में देखने के लिए आपको फिर थोड़ा रिपेयर मैनुअल में मजीद अंदर जाना पड़ता है। बट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम को देखते हुए हमें इतना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अंदाजा हो जाता है कि सर्किट जनरली काम किस तरह से कर रहा है और हम उसको डायग्नोज किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया है जिस तरह से हम करते हैं कि हमारा मुस्तकिल पावर को हम रेड डैश लाइंस के साथ, मुस्तकिल ग्राउंड को ब्राउन डैश लाइन के साथ, स्विच टू पावर यानी कि जो पावर स्विच हो रही है उसको येलो डैश लाइन के साथ, और जो ग्राउंड स्विच हो रहा होता है उसको ब्लू कलर के साथ हम डैश के साथ इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ भी एक ग्रीन डॉटेड लाइन भी इस्तेमाल की है, और इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन की लाइन्स हैं, कैन हाई और कैन लो की लाइन्स हैं, जो कि ECM और AC एम्पलीफायर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसको शो करने के लिए मैंने ये डायग्राम की ट्रेसिंग कर दी है कलर कोडिंग टेक्निक के साथ। कलर कोडिंग टेक्निक का जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कोर्स के दौरान कि इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जब ये चीज़ सामने होगी कि जी ये आपको डायरेक्ट पावर आ रही है, तो हमारे डायग्नोसिस में काफ़ी आसानी हो जाती है कि जब भी हम इसको चेक करने जाते हैं तो हमें जब ये पता है कि यहाँ पे मुस्तकिल पावर है, भले स्विच ऑन है गाड़ी का, नहीं है इग्निशन ऑन है नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पावर मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही तो वो फॉल्ट है और उसको मैंने ट्रेस करके दूर करना है। इसी तरह स्विच करने के बाद, इग्निशन ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे पावर नहीं मिलती येलो लाइन के ऊपर, और इस रिले के बनने के बाद यहाँ पे मुझे पावर नहीं मिल रही थी, तो फिर ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से हमने पीछे ये भी डिस्कस किया था कि जो मोटर हो गई या रेजिस्टेंस हो गई, जब अगर उसके एक साइड के ऊपर कोई मुस्तकिल पावर या मुस्तकिल ग्राउंड है, तो ये चूंकि रेजिस्टेंस और आगे सर्किट ओपन है, तो एक साइड पे अगर जिस तरह से यहाँ पे एक मुस्तकिल ग्राउंड यहाँ पे इसको अवेलेबल है मोटर को, ब्राउन डैश लाइन के साथ हमने कहा है कि मुस्तकिल ग्राउंड, तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिले नहीं बनी हुई तो मैं यहाँ पे जब चेक करूँगा मोटर की इस साइड पे, पावर साइड के ऊपर, तो यहाँ पे भी मुझे ग्राउंड मिलना चाहिए, क्योंकि मोटर की रेजिस्टेंस जब सर्किट ओपन है तो वो कोई मीनिंग नहीं रखती। तो इसी तरह जो पावर होगी, अगर ये पावर इस रिले के इस साइड पे होती, यहाँ पे इग्निशन जब ऑन गया हो गया और यहाँ पे पावर मौजूद है और यहाँ पे ग्राउंड ये अभी नहीं आया है, तो ये इसी तरह से ये सर्किट के इस तरफ ओपन है। तो जब ये ओपन है तो ये पावर अगर 12 वोल्ट यहाँ पे है तो मुझे यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिलने चाहिए जब इस तरफ ग्राउंड नहीं पहुँचा। तो ये हमें लाजमन याद रखना चाहिए। तो मैंने किया ये है कि यहाँ पे एक ग्राउंड है जो कि बेसिकली सेंसर वायर शील्डिंग ग्राउंड के लिए है। यहाँ पे एक और ग्राउंड दिखाया गया जो कि प्रेशर स्विच के ऊपर अवेलेबल हो रहा है, और एक ग्राउंड ये है जो कि इस रिले के ऊपर हर वक्त अवेलेबल है, और इस रिले के ज़रिए जब ये रिले बनी नहीं है उस वक्त भी ये रिले इस ग्राउंड के साथ जो कि फैन रजिस्टर के थ्रू है, ये हर वक्त बनी हुई है, और यहाँ पे ग्राउंड इस मोटर के ऊपर हर वक्त अवेलेबल है, और यहाँ पे पावर उस वक्त अवेलेबल होगी जब ये रिले नंबर 3 बनेगी। और इसी तरह से जो प्रेशर स्विच है इसके इस साइड पे ग्राउंड है, जब ये बनेगा तो ये ग्राउंड इधर शिफ्ट स्विच टू ग्राउंड होगा, तो इसी वजह से ब्लू डैश लाइन के साथ शो किया है। इसी तरह से ECM यहाँ पे अगर कोई ग्राउंड यहाँ पे आउट करेगा, ग्राउंड का हमें कैसे पता चला कि ECM कर रहा है? एक तो रिपेयर मैनुअल में जा सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड ये है कि ये ग्राउंड इस रिले की तरफ जा रहे हैं, तो अगर इस तरफ से पावर ही आनी है तो यकीनन इधर से जितना इस जंक्शन कनेक्टर में सारी चीज़ें आपस में एक तरह से जंक्शन पे आके मिल रही हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ ग्राउंड ही होगी। तो इस वजह से हमें पता चला कि ये जो दो लाइनें, एक ECM से आ रही है और एक यहाँ पे AC एम्पलीफायर से इस जंक्शन कनेक्टर पे आ रही है, तो ये यकीनन ग्राउंड की होंगी, क्योंकि पावर
और ये सारी की सारी जंक्शन पे कंबाइन होके ये इस तरफ को इस रिले पे आ रही हैं। तो इसी वजह से चूंकि दूसरी साइड का हमें कंफर्म है कि पावर है, तो इस वजह से हम ये इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि ये ग्राउंड है, बगैर किसी रिपेयर मैनुअल को मजीद स्टडी किए इस डायग्राम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड मौजूद है। फिर यहाँ पे ये ग्राउंड शील्डिंग के लिए मैंने पहले बता दिया। इसी तरह से यहाँ पे इस रिले को ये जो लाइन जा रही है इसको भी हमने ब्लू डैश लाइन से यानी कि स्विच टू ग्राउंड कहा है। क्यों स्विच टू ग्राउंड कहा है? क्योंकि इस कॉयल के इस साइड पे हमें इग्निशन की पावर अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कॉयल को जब एनर्जाइज कराना है तो ग्राउंड ही चाहिए होगा। तो इसका मतलब है एसी एम्पलीफायर से यहाँ से ग्राउंड निकलेगा। और यहाँ पे तो इसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये कैन हाई और कैन लो की लाइंस हैं। तो हमने बता दिया ये बेसिकली आपस में इन्होंने जो अपना डाटा शेयर करना है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी है कि इंजन ऑन है कि नहीं है, इंजन ने स्पीड पकड़ी हुई है कि नहीं है, या ईसीटी एक खास टेम्परेचर पे पहुंचा है जहां पे फैन ऑन है कि होने की जरूरत है कि नहीं है, या इसने एसी ऑन एसी एम्पलीफायर की मदद से अगर एसी ऑन किया गया है तो ईसीएम को पता होना चाहिए कि एसी ऑन किया गया है, तो ईसीएम ने उसके हिसाब से अपने आरपीएम एडजस्ट करने हैं। तो ये एक ओवरऑल हमें जो कलर कोडिंग टेक्निक के जरिए हमने इसको कलर कोड कर लिया। अब हम सिनेरियोज को देखते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपका इंजन टेम्परेचर जो है ना, कूलेंट सर्किट को हम देख लेते हैं हाई स्पीड में कि इंजन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा। तो एक चीज तो जब हमने यहाँ पे फैन इस सर्किट को हमने स्टडी कर लिया कि जी यहाँ पे पावर स्टैंड बाय है और मोटर के ऊपर पावर नहीं है, इस रिले ने मोटर पे पावर पहुंचानी है। और इस रिले को ऑपरेट कौन करा रहा है? यहाँ पे भी पावर स्टैंड बाय है, यहाँ पे भी पावर स्टैंड बाय है। अब इसका मतलब है ग्राउंड कंट्रोल के जरिए, और ये जो ग्राउंड की लाइन है इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे जा रही है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये एसी एम्पलीफायर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फैन की रिले है उसको लाजमन एसी एम्पलीफायर ने ही ऑपरेट कराना है, क्योंकि फैन के ऊपर और कहीं से मोटर नहीं आ रही। कुछ सर्किट हमने देखे हैं कि इंजन कूलेंट के लिए जब इंजन कूलेंट टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो डायरेक्टली फैन के ऊपर पावर आ रही होती है एक और सर्किट की। यहाँ पे उसने क्या किया है कि एसी एम्पलीफायर की मदद ही ली है कि वही इस रिले को ऑपरेट कराएगा और मोटर के ऊपर जो पावर आएगी वो इसी रिले की मदद से यानी कि एसी एम्पलीफायर के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ईसीएम के ऊपर ईसीटी की इनपुट आएगी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की कि जी टेम्परेचर उस खास लिमिट में पहुंच गया है जहां पे पावर आनी चाहिए, तो ये कैन हाई और कैन लो की कम्युनिकेशन के जरिए एसी एम्पलीफायर को पता चल जाएगा कि जनाब इस वक्त जो इंजन सिस्टम है उसको फैन ऑन कराने की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक अपनी ग्राउंड थ्रू करेगा, वो ग्राउंड यहाँ पे पहुंचेगा फैन रिले नंबर 3 के ऊपर, ये रिले बन जाएगी और पावर यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि मुस्तकिल ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल है, तो ग्राउंड जब अवेलेबल है तो ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। अब बात यह है कि मोटर किस स्पीड पे चलेगी, तो हम इसको ट्रेस करेंगे। जनरली गाड़ियों के अंदर जब टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ होती है तो उसमें फ़ैन को जनरली हाई स्पीड पे चलाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ग्राउंड है ये नॉर्मल हालत में जब ये रिले नहीं बनी हुई तो ये ग्राउंड इस रजिस्टर की मदद से आ रहा है। तो जब हमने पहले कोर्सेज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल का एक और हमारा कोर्स है उसमें हमने बात की हुई है कि जब सिस्टम के अंदर एक और रेजिस्टेंस बढ़ेगी कोई, तो इसका मतलब यह है कि वो उसने वोल्टेज ड्रॉप करानी है। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट आए हुए हैं उसने कुछ इधर भी ड्रॉप होने हैं, तो जो इधर ड्रॉप होने हैं तो उसका जो बकिया हिस्सा है वो यहाँ पे मोटर को अवेलेबल हो जाएगा, तो मोटर कम स्पीड पे चलेगी। जबकि हमारी सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टेम्परेचर के लिए हमेशा मोटर जो है ना हाई स्पीड पे फैन को चलाया जाता है। तो फिर इस वजह से आप ये देखें कि यहाँ पे अगर हमें नजर आ रहा है कि ये फैन हाई, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फैन हाई, तो ये फैन हाई का सिग्नल यहाँ पे ग्राउंड का यहाँ पे थ्रू करेगा जो कि इस जंक्शन कनेक्टर पे आएगा, उस जंक्शन कनेक्टर की मदद से इस रिले पे पहुंचेगा जहाँ पे पावर पहले से पहुंची हुई है कॉइल के ऊपर। तो ये रिले बन जाएगी और रिले के बनते साथ ही ये जो यहाँ पे जो पावर आई हुई थी जो ग्राउंड है वो बजाय रेजिस्टेंस के वो डायरेक्ट यहाँ से बॉडी चेसिस से आ जाएगा। तो करंट जो फ्लो करेगा वो पावर यहाँ से मोटर से होती हुई इस रिले से डायरेक्ट यहाँ पे आएगी और रेजिस्टेंस को बाईपास कर देगी। जब रेजिस्टेंस को वो ऑटोमेटिकली बाईपास कर देगी, सीरीज सर्किट के अंदर याद रखिए जब एक साइड पे अगर उसको एक रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगी और एक साइड पे नहीं मिलेगी तो करंट हमेशा जहां पे कम रेजिस्टेंस है या जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है उधर से गुजरेगा।
तो इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस मोटर को फिर पूरे के पूरे बैटरी वोल्टेज या अल्टरनेटर के वोल्टेज मिलेंगे और ये हाई स्पीड पे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली हाई स्पीड कंट्रोल कूलेंट सर्किट है। कुछ गाड़ियों के अंदर सिस्टम बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि कूलेंट सिस्टम के अंदर भी स्पीड जो है ना, जो रेडिएटर फैन की स्पीड होती है उसको लो पे भी रखा जा सकता है और हाई पे भी रखा जा सकता है। यहाँ पे एक ही फैन दिया गया है और यहाँ पे ये कनेक्शन भी दिया गया है और यहाँ पे फैन एच भी दिया हुआ है, जिसका मतलब है फैन हाई। तो उससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसकी हमें रिपेयर मैनुअल को भी हम स्टडी करके हमें पता चल गया, अगर हमें वो नहीं है रिपेयर मैनुअल तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसने 2 स्पीडों पे चलना है तो जब ECM यहाँ से कम्युनिकेशन भेजेगा कि ECT जो है टेम्परेचर खास लिमिट पे पहुंच गया है, तो AC एम्पलीफायर यहाँ से एक सिग्नल देगा। उस सिग्नल के नतीजे में जो फैन मोटर है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू चलेगी और लो स्पीड पे चलेगी। अब अगर 2 स्पीड रखी हुई है उसने, लो स्पीड पे इस तरह से सर्किट होगा, हाई स्पीड में ये यहाँ से एक सिग्नल देगा, जो ये रिले बन जाएगी और जो ग्राउंड है वो इधर से रेजिस्टेंस की बजाय यहाँ से थ्रू हो जाएगा, तो ये हाई स्पीड पे भी जा सकती है। लेकिन ताहम जो इसका मैनुअल हमने स्टडी किया है उसमें टेम्परेचर के केस में, इंजन टेम्परेचर के केस में सिर्फ एक ही स्पीड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस टाइम पे AC एम्पलीफायर ये सिग्नल दे रहा होगा उसी टाइम के ऊपर जो ECM है, जो कंट्रोल मॉड्यूल है इंजन का, वो ये सिग्नल भी दे रहा होगा। ये दोनों सिग्नल आ रहे होंगे और ये रिले भी बनेगी और ये रिले भी बनेगी और फैन मोटर हाई स्पीड पे चलेगी। अब लो स्पीड कंट्रोल AC सर्किट को हम देख लेते हैं। तो AC सर्किट का जब स्विच ऑन होगा उसी के ऑन होने पे इसने क्या करना है, AC एम्पलीफायर ने यहाँ से एक ग्राउंड थ्रू करना है, जैसे कि टेम्परेचर के केस में उसने किया था, क्योंकि फैन की जो करंट की रिले है उसको लाजमन AC एम्पलीफायर नहीं ऑपरेट कराना है। तो यही सिर्फ जब ये ऑपरेट करेगी, तो पिछले भी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से करंट थ्रू होता हुआ यहाँ पे ये रिले नॉर्मल हालत में जब ये ऑपरेट नहीं हुई तो ये ग्राउंड इस रेजिस्टेंस की मदद से जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा, जब रेजिस्टेंस बीच में आ गई सर्किट के, तो ये मोटर की स्पीड, क्योंकि मोटर को जो इनपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएंगे इस रेजिस्टेंस की वजह से, तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। और याद रखें रेजिस्टेंस भले लोड के इस तरफ हो या पावर साइड पे हो, दोनों सूरतों पे मोटर के ऊपर जो मुहैया वोल्टेज मुहैया होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे इस रेजिस्टेंस के हिसाब से। जितनी ज़्यादा होगी उतने यहाँ पे मोटर को वोल्टेज कम मिलेंगे, जितनी ये कम होगी उतने वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे। और जब ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी तो सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पे मोटर को मिलेंगे। तो बाकी सर्किट वैसे का वैसा ही है। हाई स्पीड कंट्रोल AC और प्रेशर स्विच का रोल, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर स्विच का भी एक रोल है। अब लो स्पीड में तो हमने देख ही लिया कि यही एक सिग्नल ही जो है ना इस फैन रिले को लो स्पीड पे ऑपरेट करा देता है। हाई स्पीड के केस में ये क्या है कि यहाँ पे एक सिग्नल ये जनरेट करेगा जो कि इस जंक्शन कनेक्टर पे आएगा और इस जंक्शन कनेक्टर की मदद से इस रिले को बना देगा और यहाँ पे जो ग्राउंड है वो यहाँ से डायरेक्टली थ्रू हो जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी और फैन मोटर को मुकम्मल वोल्टेज मिलेंगे और वो हाई स्पीड पे चलेगा। इसी तरह से अगर AC बेसिकली जो है ना ये जो हाई या लो की जो रिक्वायरमेंट है वो AC और ECM की आपस की कम्युनिकेशन और जो एल्गोरिदम होता है उसकी बेस पे होता है कि इंजन की स्पीड क्या है। इंजन इवन कुछ गाड़ियों के अंदर गाड़ी की स्पीड को भी देखा जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स किए जाते हैं तो उसमें एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए जितनी ज़्यादा आप इनपुट लेंगे उतनी ज़्यादा आप जो है ना इंजन से एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं सिस्टम से। तो इस गाड़ी के अंदर इंजन के RPM की इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है, ECT की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो फैन की स्पीड को 2 स्पीड के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, हाई और लो के ऊपर। अब उसमें अगर जो आपका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है उसमें कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, तो ये एक काइंड ऑफ सेफ्टी बन जाती है कि अगर वो प्रेशर हाई पड़ा हुआ है तो भले ही यहाँ से सिग्नल इसने बाकी इनपुट की मदद से जो इसने सिग्नल डिसाइड करना था कि फ़ैन को हाई स्पीड पे चलाना है और उसने ये अभी डिसाइड किया कि हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है, लो स्पीड की है, लेकिन इधर जो इसका रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया तो ये स्विच बन जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड थ्रू हो जाएगा और ये रिले अगेन बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर स्विच का ये मेन रोल है कि एक तरह से सेफ्टी भी है सिस्टम की और दूसरे ये है कि इंश्योर करना है कि हर सूरत में जब ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा हो तो भले किसी भी वजह से अगर ये सिग्नल नहीं भी पहुंचता तो यहाँ से ग्राउंड स्विच हो और ये रिले बन जाए और आपकी जो पावर है जो मोटर को वो कंप्लीट मिले और ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाए। तो आज का ये लेक्चर हमारा इसी के ऊपर था, टोयोटा कोरोला 2011 से 13, जिसमें 3 इंजन्स को हमने कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और हम ये सीरीज़ है 2ZR FE और 2ZR FBE इंजन को कवर करेंगे इंशाल्लाह।
आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।